गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास फिफ्थ हिंदी ग्रामर चैप्टर थर्ड शब्द रचना हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर का जो है हमारा चैप्टर थर्ड शब्द रचना, उसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि शब्द रचना में हम लोग देख रहे हैं कि भाई शब्द क्या सबसे जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है हमारी वर्ण। तो वर्णों को जब हम मिलाएंगे, वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे कि जो शब्द हैं जो है उन शब्दों में आपके पास रूढ़, यौगिक और युगुड़ जो कई तरह के शब्द हैं, विकारी, अविकारी और इस तरह के जो शब्द हैं वो किस तरह बने हैं और उन्हें उनके अंदर क्या क्या आते हैं वो हम सब जानेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ देखो सूरज और पेड़ की पिक भी दिख रही है और उनका वर्ण विच्छेद भी है। वर्ण विच्छेद यानी कि जैसे स है सूरज, ठीक है, स पे ऊ की मात्रा का हमें दिखाई दे रहा है, स पे बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए हम लोगों ने स प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस अ प्लस ज और प्लस, क्योंकि ज के बाद में अ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमेशा जो है व्यंजन उसमें स्वर मिला होता है, उसमें स्वर जो होते हैं ना, जैसे हम ज बोलेंगे तो ज के साथ में अ जरूर आएगा। हर किसी व्यंजन में उसमें अ लगा होता है, स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं इसलिए। तो पेड़ के जब हम विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो पेड़ में प पे एक ही मात्रा लग रही इसलिए ए प्लस ड और प्लस अ, ड पे हमको अ का साउंड आ रहा है इसलिए पेड़ बन गया। इस तरह हमने वर्ण विच्छेद जो है वो समझे। तो सूरज और पेड़ दोनों ही शब्दों का अर्थ है, अर्थात ये सार्थक शब्द, दोनों का अर्थ है पता है, सूरज का भी अर्थ होता है और पेड़ का भी अर्थ है। तो इस तरह हम लोग है ना जो ये यानी कि सार्थक शब्द है। ठीक है, कई बार बोलते समय हम सार्थक शब्दों के साथ कुछ ऐसे ध्वनि समूहों का भी प्रयोग करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना, आप लोग देखते होंगे अपने पेरेंट्स को भी, आप खुद भी बोलते होंगे कि जैसे आपके पेरेंट्स या कोई अपने घर में कोई आता है तो आप बोलते हैं बेटा चाय वाय लेके आना। तो चाय वाय, तो चाय ही हम लोग सर्व करते हैं ना, वाय थोड़ी सर्व करते हैं हम लोग, है ना। ऐसे पानी वानी पिए क्या? तो पानी ही पीते हैं ना, वानी थोड़ी पीते हैं हम लोग। गर्मी शर्मी ऐसा ओनली, मतलब एक वर्ड तो सार्थक होता है और एक वर्ड जो होता है वो निरर्थक होता है, लेकिन वो हमारी बोलचाल की भाषा में रच बस गया है और हम लोग उसका प्रयोग करते आ रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। आप लोग क्या सभी लोग कर रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे वाणी और शर्मी का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात वो निरर्थक शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि सार्थक शब्द कौन से जिनका अर्थ है वो सार्थक, जो अर्थ सही थे, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ भी नहीं है वो निरर्थक शब्द होते हैं। इस तरह पशु पक्षियों की ध्वनि बोधक आवाज जैसे चू चू, यानी कि हमें पता किसकी होती है चू चू, बताओ किसकी होती है? चूहे की होती है ना। और टर टर मेंढक की, या बेजान वस्तु के द्वारा किया गया शेर जैसे टिन टिन, मतलब ये जो सारी वॉइसेस हैं, आवाजें निरर्थक तो होती हैं, लेकिन ये सब जो है साउंड जो है ना, ये जो किसी न किसी पशु पक्षी से मिलते जुलते हैं। तो अब हम देखेंगे, अब आप देखो शब्दों के भेद पढ़ते हैं ना, मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है कि हिंदी भाषा में जो है सभी सार्थक शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। आपको पता है सबसे पहले किसी भी चीज को हम जानते हैं तो उसकी उत्पत्ति होती है, उसका जन्म होता है। तो सबसे पहले शब्द का जन्म कैसे हुआ है या किस आधार पर हुआ है हम उसे जानेंगे। फिर हमारा रचना, फिर उसके बाद उसकी बनावट होती है, जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है तो फिर उसकी बनावट कैसे, किस तरह की उसकी हेल्थ होती जा रही है, उस तरह उसका कलर होता जा रहा है, उसकी हाइट कैसे हो रही है, वो सब चीजें तो रचना हो गई वो। और थर्ड लास्ट उसने प्रयोग किया, लास्ट उसने क्या जो है क्या उसने कमाया है या क्या बना है वो, तो लास्ट से प्रयोग या व्याकरण के आधार पर जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो है चार भागों में बांटा गया शब्दों को। पहला है तत्सम। तो तत्सम जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो तत्सम में स का साउंड आ रहा है ना, तत्सम, तो आप उसे रिलेट करेंगे संस्कृत शब्दों से, यानी जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, और मतलब ये शब्द सिर्फ संस्कृत में प्रयोग में लिए जाते थे, लेकिन अब ये हमारे हिंदी में भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए इनको तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे है जल, पृथ्वी, सर्प, प्रथम, सूर्य और वायु आदि। ठीक है, तो जल आप ऐसे थोड़ी बोलोगे जरा जल लेके आना, आप पानी ही बोलोगे ना उसको। तो जरा पृथ्वी पर, तो आप धरती बोलोगे उसको। तो है तो वही शब्द, लेकिन उनको तत्सम यानी कि संस्कृत से लिए गए हैं, और फिर उसको हम लोगों ने जैसे तद्भव में हम बोलेंगे अभी, जैसे नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम जैसे आप इसमें लिखा प्रथम, तो आप क्लास में प्रथम आए हो, आप ये थोड़ी बोलोगे आप क्लास में फर्स्ट, चलो इंग्लिश में नहीं तो आप ये बोलोगे आपने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वो सब चीजें जो ये सारे शब्द हैं ये हमारे तत्सम से, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए वो आपके तत्सम होते हैं, ऐसे जान लो। फिर आपका तद्भव है, जो शब्द संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव बनाने के बाद उसको जो है तद्भव यानी कि हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे सूरज है, ठीक है, सूर्य भी बोलते हैं इसको, सूरज भी है, सांप है, सर्प जो होता है ना,
सर्प, देखो आप ये बोलोगे ना हमने सांप देखा है, सर्प देखा है, ये चीज, तो ये सर्प वाला जो है ये आपका तत्सम है। पहला प्रथम ये मैंने समझाया था आपको, घी और धृत, आप यही बोलोगे ना रोटी में जो है घी लगाना जरा, या फिर घी का दिया लगाना, कुछ भी, धृत तो थोड़ी समझेंगे आप, तो वो जो शब्द है वो आपका संस्कृत का है। पांच, उसको पंच, ये आपकी बुक में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा है कि तद्भव शब्द जो है वो हिंदी में आए हैं हमारे पास, और संस्कृत में कुछ बदलाव लाकर, और तत्सम जो है पूरे एज इट इज संस्कृत से ही शब्द लिए गए हैं और वो हमने हिंदी में उनका प्रयोग किया गया है। और देशज को देखेंगे, थर्ड वन, जो देश प्लस ज, यानी कि जो इसका मतलब है जो देश में ही जिसका जन्म हुआ, जिसका उत्पन्न हुआ है, वो शब्द जो है अपने देश शब्द कहलाएंगे। जैसे पेट, पेट, कलाई, खिड़की, पगड़ी, झाड़ू, ऐसे इसमें है नहीं, गाड़ी, जूता, ये सारे जो है ये हमारे जो देश में अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने खुद के जहाँ जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया की या भाषा को आप कह सकते हो, तो वो देशज वाली भाषा होगी। और विदेशी में आप समझ ही रहे हो कि विदेशी जो दूसरे देशों से भी उन भाषाओं के शब्द जो हमारे हिंदी में रच बस गए हैं और हम उनको बोलते हैं, जैसे मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो मैं टोटली हिंदी नहीं बोल रही हूँ और टोटली इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ, मैं भी कुछ कुछ वर्ड्स जो है हिंदी के भी बोल रही हूँ, कुछ कुछ मैंने चीनी भी लिया है, तो कुछ मैंने दूसरी उर्दू फारसी भी अभी लेंगे जिसे हम पढ़ेंगे आगे, तो सब कुछ मिला जुला जो रूप है वो हमारे विदेशी शब्दों में आएगा। जैसे अमीर, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, तो स्कूल स्टेशन तो आपको पता ही है आपका अंग्रेजी शब्दों से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको बहुत अच्छे समझाया है और आप लोग बिल्कुल इसको रिवाइज कर लें और लर्न कर लें। और सेकेंड हमारा है रचना या बनावट के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया। पहला है रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं और जिनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है, जैसे आदमी, ठीक है। अब आदमी के हम जो विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद नहीं बोल रही मैं, जब इसका पार्ट करेंगे यानी इसके 2 भाग करेंगे तो उसमें आ द मी को देखिए तो उसके कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे और भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, कवि है, क को तोड़ेंगे और वी को तोड़ेंगे अलग अलग हुआ, घर है, घ और र का तो कोई अर्थ नहीं। तो जिनके अर्थ नहीं निकलते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो आपके सारे रूढ़ में आएंगे। क्लियर। नाउ सेकंड, यौगिक शब्द, जो शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और दोनों के ही अर्थ होने चाहिए। जैसे पाठ और शाला है, तो पाठ का भी आपका अर्थ निकल रहा है और शाला का भी आपका अर्थ निकल रहा है। सब्जी वाला, तो दोनों के आपके जो है अर्थ निकल रहे हैं। तो इस तरह में जाना कि यौगिक किसे कहेंगे, जिन 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने वाले शब्द जिनके दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, ठीक है। तो रूढ़ में तो अर्थ नहीं निकलते हैं और यौगिक में दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। इसके बाद थर्ड वन है हमारा योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक शब्दों की तरह 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं लेकिन इनका तीसरा या अन्य अर्थ निकलेगा, इसका जो विशेष अर्थ भी निकलता है। इसको आप ऐसे भी जान सकते हैं, आप लोगों को समास पता है ना थोड़े से भी, तो उस समास का जो बहुब्रीहि समास है ना, जिसके जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपके जो ये ट्रिक समझा रही हूँ मैं, आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, वो आपके सारे जो है योग रूढ़ शब्दों में आएंगे। जैसे हिमालय है, ठीक है, तो हिम और आल्य आप सोच सकते हो कि हिम का भी अर्थ है और आल्य का भी अर्थ है, लेकिन हिमालय हम लोग सिर्फ यही नहीं करें कि हिम यानी बर्फ से ढका हुआ आल्य, ये नहीं कह रहे हम, या बर्फ का घर नहीं बोल रहे। हिमालय हमारा जो है एक पर्वत है जो हम सर्वविदित है और हम लोग उसको बहुत जानते हैं, तो हिमालय से हम एक पर्वत से लगाएंगे, एक पर्वत को हम जानेंगे, पर्वत से हम रिलेट करेंगे, इसीलिए हम लोग जो है इसलिए इसको जो है योग रूढ़ कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो रूढ़ है उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, योगी के टुकड़े होते हैं, दोनों के सार्थक अर्थ निकलने चाहिए। और योग रूढ़ के जो है तीसरा या अन्य अर्थ निकलना चाहिए, उसका विशेष अर्थ होता है। जैसे आप जलज कह सकते हो, तो जल में उत्पन्न हुआ कमल, ठीक है, तो जल में उत्पन्न हुआ, ये 2 अर्थ तो निकल गए अलग अलग, लेकिन हमने इसका अलग अर्थ निकाला कमल, ठीक है। तो वो अर्थ हमने जब उसको जोड़ के निकाला अर्थ, तो हमको समझ में आया कि इसका अन्य अर्थ भी निकला है, इसलिए हम इसको योग रूढ़ कहेंगे। मुरलीधर, तो मुरली का अर्थ निकल गया, ठीक है, बंसी होता है, धर मतलब उसको धारण करने वाला, तो वो जो है मुरली को धारण करने वाला हमें पता कौन है, कौन सा ईश्वर है जिसके पास बंसी बजा रहा है, तो वो दिख रहा है हमें कृष्ण है। तो इस तरह हमने जाना कि जिसका अन्य अर्थ भी निकल रहा है वो सारे हमारे योग रूढ़ में आएंगे। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर भी जो है 2 प्रकार है, विकारी और अविकारी। तो विकारी है जिन शब्दों का रूप उनके प्रयोग के कारण बदलता रहता है, उन्हें जो है विकारी शब्द कहते हैं, जिसका रूप चेंजेस होता है। जिसमें लाइव क्लास में समझाया था आप लोगों को कि संज्ञा है, तो संज्ञा में जो व्यक्तिवाचक है, जैसे मैंने बच्चा बोला था, बच्चा का आपको भाववाचक संज्ञा बनाना, वो बचपन थी, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एज इट इज नहीं लिख सकते ना आप, उसको चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू क्या पूछा उसने,
एग्जामिनर ने, उसके अकॉर्डिंग। सर्वनाम में भी आप जैसे मैं बोल रही हूँ, लेकिन उसका अब आप उसको चेंज करें हम सुन रहे हैं, तो वहां चेंज हुआ ना। तो इस तरह जहां पे परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें क्या क्या आएंगे, संज्ञा आएगी, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, और आपका जो है क्रिया शब्द आएंगे। विशेषण में आप जो है गोरा है, काला है, तो गोरा एक व्यक्ति, लेकिन गोरे यानी कि और सारे अधिक, एक से अधिक व्यक्ति कह सकते हो। तो जहां परिवर्तन हो रहे हैं वहां पे आपको विकारी लगाना है, जहां परिवर्तन नहीं होते वहां आपको अविकारी लगाना है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ अविकारी, जिन शब्दों में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें जो है अविकारी ऐसे टेस्ट लिखे जाते हैं, वो हमारे होते हैं अविकारी, कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे यहाँ वहां, ये हम लोग शब्दों को जोड़ने में लगाते हैं। और, परंतु, अरे, धीरे धीरे, किंतु, जैसा तैसा, ये सारे जो है हमारे, इसके कितने भेद है, इसके भी 4 भेद है। अविकारी की क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और विस्मयादि बोधक है। इस तरह 4 जो है, इसके भी 4 पार्ट हैं, विकारी के भी 4 पार्ट हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है। और आपके अविकारी के भी 4 पार्ट है, क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया होती है, संबंध इसमें रिलेशन, आपके रिलेट होगा किसी सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का, और समुच्चय जहां पे ग्रुप बनते हैं, एक जोड़ा बना हुआ दिखता है। एक विस्मयादि बोधक है जिसमें हम लोग ये जानेंगे इसमें कि आप जैसे कि आप इसको ऐसे कह सकते हो, विस्मयादि बोधक, अरे तुमने क्या किया, अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, कुछ गिरा दिया, कुछ फैला दिया, तो आपकी मम्मा क्या बोलती है, अरे तूने क्या किया, तो वो अरे जो है वो सारा आपका विस्मयादि बोधक में आएगा। या फिर हम जैसे कहेंगे, आहा कितना सुंदर दृश्य है, जब जैसे बारिश होती है फिर बहुत अच्छा सा मौसम होता है ना, तो वो सब हमारा जो है वो सब किस में आएगा, वो हमारा इसमें आएगा विस्मयादि बोधक में। तो बच्चों हम लोगों ने जाना आज कि हमने अविकारी पढ़ लिया है, विकारी पढ़ लिया है, हमने रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ पढ़ लिया है, हम लोगों ने जो उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों को पढ़ लिया है। इस तरह हमने जो है अपना शब्द विचार वाला चैप्टर है, उसमें उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया शब्दों को, 3 भागों में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ में। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा विकारी और अविकारी शब्द। विकारी कौन से होते हैं, जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होते। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। तो बच्चों प्लीज इनको अच्छे से लर्न कर लें, आप लोग सीख लें, और 1 या 2 बार मेरी वीडियो सुनो, आप लोगों को अच्छे से जो है लर्न हो जाएगा। ओके बाय।